1 लाख गुड्स भेज रहा है जिसकी कॉस्ट कितने की है? 10 रुपए। ट्रांसपोर्ट का खर्चा 50,000। इंश्योरेंस का खर्चा 20,000। एंड बल्कि इतना भी कर लेते हैं कि मान लो इनवॉइस प्राइस कितना है? 20 रुपए। ठीक है बच्चा। और भाई कंसाइनी ने जो गुड्स रिसीव करे वो करे 95,000 यूनिट्स। यानी कि रास्ते में ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए? बता सकते हो बच्चे? 5,000। टोटल यूनिट्स कितने निकले थे? 1 लाख। पहुंचे कितने? तो इसका मतलब 5,000 रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो। अब सवाल ये है कि सर ये 5,000 तो यूनिट्स है और मुझे ये निकालना है कि मेरा एबनॉर्मल लॉस अमाउंट में कितना है। सर यूनिट्स थोड़ा ना निकालने में, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट निकालना। ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि एबनॉर्मल लॉस है कितने का। कहने से यूनिट्स आर 5,000 यूनिट्स। पहले तो ये बोल सकता हूं। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे एबनॉर्मल लॉस निकालना है तो 5,000 यूनिट कितने रुपए का खरीदा था जो जल गया? कितने रुपए का खरीदा था आपने? अच्छा, जिसका इनवॉइस प्राइस 20 है और कॉस्ट कितनी है? 10। तो मैं इंटू 20 करूं या मैं इंटू 10 करूं? इंटू 10 करूं। ठीक है। इवन इफ द क्वेश्चन ऑन इनवॉइस आया गया, लेकिन एबनॉर्मल हमेशा हमेशा किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट पे। अनलाइक क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस पे निकल जाता था, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को आपको इनवॉइस पे नहीं करना है। इसको आपको 5,000 इंटू 10 कितना हुआ बच्चे? 50,000। पहली चीज तो 50,000 का नुकसान। लेकिन नुकसान इससे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्या इन्हीं 5,000 यूनिट पे आपने ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं करा? बिल्कुल करा है। क्या इन्हीं के ऊपर आपने इंश्योरेंस का खर्चा नहीं करा? बिल्कुल करा है। तो जो भी खर्चा करा होता, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है। तो आप मुझे बताइएगा, अब मैं क्या करूंगा? ये तो हो गई आपकी टेक्निकली परचेज कॉस्ट। अब मैं कह रहा हूं कंसाइनर ने क्या खर्चा करा। सीधा बोल दो 70,000। ठीक है। 70,000 का खर्चा कितने यूनिट्स पे बच्चे? 1 लाख पे। सो हाउ मच ऑन 5,000? तो आई थिंक ये 0.7 आपको समझ आ रहा है। तो ये 3,500 रुपये आएगा अगर कैलकुलेट कर पा रहे हो आप। ठीक है। इसका मतलब मेरा टोटल नुकसान कितना हो गया? 53,500। अब होता क्या है कि आपको क्वेश्चन में इसके बाद इंश्योरेंस के बारे में भी दिया होगा। ठीक है। चलो मैं आपको विद इंश्योरेंस विदाउट इंश्योरेंस बता देता हूं। हमारा लॉस तो आ चुका है। तो इसका मतलब मेरा एबनॉर्मल वेस्टेज है 53,500। एंड लेट सपोज इंश्योरेंस कंपनी मुझे 20,000 देने को तैयार है। ठीक है बच्चे। तो ये तो हो गया विद इंश्योरेंस। नुकसान इतने का, इंश्योरेंस कंपनी 20,000 दे रही है, बहुत अच्छी बात है। एंड एक क्या हो सकता है एबनॉर्मल वेस्टेज कितने का? 53,500। और मैंने इंश्योरेंस कराई नहीं थी। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस क्लेम जीरो या मैंने कराई नहीं, वॉट एवर आप कह सकते। अब आप मुझे बताइए कि सर हम एंट्री क्या डालेंगे? सबसे पहली एंट्री आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज की होगी बच्चे। एबनॉर्मल वेस्टेज डेबिट टू कंसाइनमेंट 53,500। और वैसे अब तुम मतलब ना डेवलप्ड हो, मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, याद करो यही यूनिट्स क्या तुम्हारे कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे नहीं थे? जब तुमने डेबिट करा होगा पूरे कॉस्ट से करा होगा, इंश्योरेंस का भी खर्चा वहीं था, सब वहीं था। तुम उसको एज इट इज क्रेडिट करो, मैं बाहर करो, क्योंकि एबनॉर्मल चीजों को बाहर कर दिया जाता है। जो डेबिट साइड पे था, उन जिनके साथ हादसा हो गया, कितने रुपए के गुड्स के साथ हादसा हो गया बेटे? 53,500। तो उसे मैं क्रेडिट कर रहा हूं, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट करने से वो 53 वहां चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अब मुद्दे की बात ये है, अब अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में एक चीज बताऊं, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा नुकसान पूरा का पूरा या तुम्हारा नुकसान 33,500? गुड्स डिस्ट्रॉय हुए 53,500 के,
लेकिन 20,000 तो मिल जाएंगे। तो हमारे दिमाग में हमारा नुकसान कितना, 33,500। तो मैं आपको कह रहा हूं एबनॉर्मल वेस्टेज 33,500, इंश्योरेंस कंपनी 20,000 टू कंसाइनमेंट। क्लियर है? इस चीज को मैं लंबा कैसे कर सकता था, पूरा एबनॉर्मल वेस्टेज डेबिट कर दूंगा, फिर अगली एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी टू एबनॉर्मल वेस्टेज कर। मतलब मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगा, कोई बात नहीं। ये एंट्री समझ आ रही है आपको? इससे मालूम है क्या हो रहा है? ये जो आप कंसाइनमेंट का लेजर बनाते हो, यहां पे बाय एबनॉर्मल वेस्टेज आ जाएगा 33,500, बाय इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगा 20,000। कौन सा लेजर है ये? कंसाइनमेंट। क्लियर है जी? सर सपोज करो, पहले अगर मैं इधर ही आ जाऊं, इंश्योरेंस नहीं है तो क्या टेंशन है भाई, तेरा पूरा का पूरा खर्चा एबनॉर्मल वेस्टेज, और किधर को क्रेडिट हो जाएगा, कंसाइनमेंट 53,500। और यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट कैसा दिखेगा, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज 53,500। आप समझिए, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे ना हो, 53,500 के गुड्स जल गए, बाहर हो जाएंगे वो सारे के सारे, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम को बाहर करना हो। ठीक है? अब अगर मैं इस पे दोबारा आ जाऊं, इसकी एक्सटेंशन, एबनॉर्मल वेस्टेज को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, पीएनएल टू एबनॉर्मल वेस्टेज। ये हो जाएगा 33,500, 33,500। ये वाला एबनॉर्मल वेस्टेज, पीएनएल टू एबनॉर्मल वेस्टेज 53,500, 53,500। कल को इंश्योरेंस कंपनी से जब तुम्हें पैसा मिलेगा, तुमने अभी क्या पैसा डेबिट कराया या इसको डेटर बनाया है? डेटर बनाया है, डेबिट करा तुमने कि मेरे को पैसा लेना है उससे। तो कल को जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी बेटे? अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। सर पीएनएल में सर जो लॉस है हो जाएगा बस। बिल्कुल इंश्योरेंस में बिल्कुल, अरे पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो, अच्छा इधर तो इंश्योरेंस में था ही नहीं, तो ये आपकी सारी एंट्रीज। मुझे बताइए, क्लियर है? इसको एक बार नोट कर लो आप, क्योंकि भूल जाओगे नहीं तो। गर्मी तो हुई है, एसी चला दो ना। रूम में तो जाके शांत देखो ठंड लगती है।
हाँ जी बच्चों, कर लिया ना पूरा? चलिए, अच्छा एक ना
तुम्हें ओवर राइडिंग कमीशन करा वैसे किसी ने? मुझे ऐसा लग रहा है तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। एक बार स्कैनर लेकर आए हो आज? दिखाना एक बार, मतलब, और कल भी लेकर आना कि मतलब क्वेश्चन उस पर मार्क कर रहे हो, ऐसा खाली तो नहीं है। क्रिश ने करा है, थोड़ा दिया नहीं करा होगा, भूमि जी का खाली तो नहीं होगा करे, खाली तो नहीं होगा उसमें तो। हाँ, लेकर आना, कल लेकर आना। जॉइंट वेंचर तो होगा, जॉइंट वेंचर हो गया ना? ये और हो गए थे ऐसे, वो नहीं है। और वो दिखा, कंसाइनमेंट दिखा, कंसाइनमेंट जो है हेलो, याद नहीं आ रहा? हाँ, और जॉइंट हो गया, जॉइंट भी कर लिया, ठीक है। पूरा मतलब ढंग से वो कर रहा है, भी हो गया। कौन सा भी बिलोंग टू हो गए थे? मेरा फाइनल आउट, फाइनल आउट होगा तो पूछूंगा। डाउट हो आ रहे, क्वेश्चन कम लग रहा है मुझे इसमें। ठीक है, बन रहे हैं यार। एक मैंने ना बोला है 50-50 हर चैप्टर से क्वेश्चन है, फॉर्मेट में बन रहे हैं, वो भी आएंगे तुम्हारे पास। बट मतलब ठीक है, इफ स्कैनर अगर आपका हो रहा है तो एक इनिशियल चेक पॉइंट, मतलब पेपर ऐसे में ही आता है तो ठीक है वो, हाँ वो प्रैक्टिस के लिए और आ जाए तो सही है। ठीक है, बस एक बार मैम को बोलूंगा प्रायोरिटी पे एक बार, जैसे 1-2 दिन में ही भेजे अभी अब। ठीक है। अच्छा, अब एक बार अगर मैं जैसे वो कमीशन की बात करूं, तो जैसे सपोज करो बच्चे, ए ने बी को 5,000 गुड्स भेजे एट द रेट ऑफ 2,000 ईच। इनवॉइस प्राइस है जी 2,000, और इसने आगे 4,000 यूनिट बेचे एट द रेट ऑफ 2,500। ओ माई गॉड, 2,500 के बेच दिए। अब आप मुझे बताइए, सी को बेचे या बहुत सारे कस्टमर्स को, मैं आपको कह रहा हूं इसको एक कमीशन तो मिल रही है बच्चे, 10%, ऑर्डिनरी कमीशन 10%, एंड 30%, तो एक तो 10% ऑफ, सिर्फ 10% ऑर्डिनरी लिखता हूं ताकि आपको पता लगेगा किस पे निकालोगे आप। 10% ऑफ ऑर्डिनरी सेल, और 30% सेल अबव इनवॉइस प्राइस। और पेपर में आ जाएगा कि निकालिए कमीशन कितनी है। तो आप मुझे बताइए बच्चे, कितना कमीशन का अमाउंट आ रहा है? सर ऑर्डिनल 4,000 इंटू 2,000 पे होगा ना? देख, हाँ, नंबर ऑफ यूनिट सेल करे 4,000 एग्जैक्टली, इंटू 2,000 स्टैंडर्ड इनवॉइस प्राइस पे होता है। ठीक है, तो 4,000 इंटू दो, ऑल दो 2,500 की सेल करिए पर 2,000 पे ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10%, प्लस ये 4,000 यूनिट तुमने कितने ऊपर बेच दिए? 500 रुपए, 2,500 का बेच दिया, 2,000 का बेचना था। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,500 माइनस 2,000, और इसका कितना परसेंट बच्चे? 30%। ये आपका क्या हो जाता है? ओवर राइडिंग कमीशन, और टोटल कमीशन हो गई है। ठीक है, अब देखो पेपर में अगर पूछ रहे टोटल कमीशन, अब देखो क्वेश्चन भी कैसे घुमाएगा, ऐसे पूरा केस दे दिया, और अगर बोलते हैं टोटल कमीशन तो आपको दोनों जोड़ना है। अगर एमसीक्यू में बोल दिया कैलकुलेट ओवर राइडिंग कमीशन, तो सिर्फ ये वाला होगा। और अगर बोलेगा कैलकुलेट ऑर्डिनरी, तो भाई हमें अलर्ट भी तो रहना पड़ता है ना, तो मतलब हमें ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन को। आ जाओ, आ जाओ, क्या गौरी जी लेट हो गई आज?
आपने बच्चे, आप पहले आए थे ना? आपका क्या नाम है? भूमिका जी आई थी, और सीएमए के अंदर ही था। और अभी बहुत टाइम बाद आई हो तुम तो। अच्छा। अच्छा। और कहाँ रहते हो आप? हरिनगर किधर है, दूर है? अच्छा। पर अकाउंट्स की सारी क्लासेस ले ली थी? अच्छा। अब रेगुलर है ना बच्चे, मतलब एक महीना ही रह गया अब। चलिए मुझे बताइए। क्या दोस्त? ये टोटल कमीशन है भाई, क्योंकि तूने दोनों ले लिए, समझ रहे? तो कितना आ रहा है बच्चों वैसे? 14 lakhs? ज्यादा बोल रहे हो लग रहा है। इतना तो नहीं आ रहा होगा, 14 लाख आ रही है तुमसे? चार, अच्छा ठीक है, बता दो एक वैल्यू, कोई बात नहीं। कितना कितना लिखूं? 8 लाख 6, दिया जी का 8 लाख 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14 लाख। 4,000 इंटू 2,000 कितना होता है? 8, 1, 2, 3, 80 लाख का 10%, 8 लाख तो यही आ रहा ब्रो। और ये 6 लाख आ रहा होगा, है ना? तो कितना हो गया बच्चे? 14 लाख। ओके। कही क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आई थिंक थ्योरी का आपको बताता हूँ, बट सॉफ्ट कॉपी है किसी बच्चे के पास? एक बार फाउंडेशन की तुम्हारी सॉफ्ट वाली कॉपी दे दो ना, यहीं पे ही बता दूंगा सारा का सारा। अभी है किसी के पास सॉफ्ट में? एक बार निकाल दो यार सॉफ्ट कॉपी, क्रिश को पता है कहाँ से है? हाँ एक बार भेज दे मेरे को, मैं स्क्रीन पे ले आऊंगा। बुक लाया है? एक बार दिखा, अगर बुक लाया है 8-10 फोन तो सही हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ था तुम्हारा? नहीं हुआ? थ्योरेटिकल जो है ठीक है, मैं करा दूंगा। दोस्त एक बार कृष्ण को सॉफ्ट भेज दियो। हाँ हाँ इधर डाल दूंगा ना। तो मेरे को भेज दे, बस मैं इधर पैड पे डाल दूंगा। बहुत जरा सी है, देखता हूँ आज ही अगर खत्म होएगी। युग जी की कैसी पढ़ाई चल रही है? युग भी पढ़ रहा है? यस सर। आयुष।
हली आ रही है भाई। चलिए आइए बच्चे, देखना एक बार। ठीक है, थोड़ी सी ना थ्योरी की बात करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना थ्योरी कहाँ पर कौन सा वाला सही वाला टॉपिक है, एक तो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बढ़िया टॉपिक है। आई मीन आराम से हमें देखेंगे तो वो हो जाएगा। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट, जैसे होता है ना गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, डुअल अकाउंटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा ना ऐसा कुछ ये डबल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये तो आपको जैसे जर्नल है, ये बच्चों वाली चीजें हैं वो। याद है डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये वाला आपको मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ से रीड करोगे ठीक है, बट अगर कोई भी जैसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो उसी से ही हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम कोर है जो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन मेन अगर मैं बोलूं तो वो यही है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स इन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। ठीक है जी, तो आइए एक बार मैं इसी में मार्क भी कर दूंगा सो दैट आपको इंपॉर्टेंट पता लग जाएगा, फिर ये फाइल शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। आओ जी। चलिए, बहुत ही कम थ्योरी है। चलिए, एक सबसे पहला टॉपिक देखो, तुमको कोई पूरा तो लिखने का नहीं है, तुमको सिर्फ बातें सुनने की है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, आपके हिसाब से हम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, कोई बच्चा बता सकता है, मतलब अकाउंटिंग क्यों करते हैं, कंपनीज क्यों कर रही है? क्या आप हर चीज को याद कर सकते हो? ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे लिखने की जरूरत पड़ती है, और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, तो लिखना चाहिए बिकॉज वी कैन नॉट मेमोराइज एवरीथिंग फर्स्ट थिंग। बट और थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके, टू आइडेंटिफाई, क्यों निकाल रहा हूँ मैं पीएनएल, क्यों निकालता हूँ, क्यों बना रहा हूँ, टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट एंड लॉस। और क्यों क्यों मेरे को प्रॉफिट निकालना है, क्या मैं कह सकता हूँ मैनेजमेंट को यूज आता है, क्या मैं कह सकता हूँ टैक्स पर्पज के लिए यूज आता है, क्या मैं कह सकता हूँ अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर अगर नए भी चाहिए तो भी मुझे दिखाना होता है ना मेरे कितने प्रॉफिट लॉस है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स बहुत सारे हो सकते हैं बेटे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यूजर्स को फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। एक बार आप अंदर का डेटा पढ़ोगे, और क्या मैं कह सकता हूं, चलो ठीक है पढ़ लो एक बार। अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं ना, अरे पढ़ा है ना बचपन में, कुछ कुछ याद आ रहा है ना। दूसरा, भाई क्यों चाहिए भाई अकाउंटिंग? आप मुझे बताओ, हम रिकॉर्ड तो करते हैं पर क्या वो बहुत ही सिस्टमैटिक होता है? नहीं होता है, बहुत सिस्टमैटिक होता है भाई, डेट वाइज होता है, फाइल अलग होती है। ठीक है, कोई भी चीज अगर मुझे 6 साल पहले की भी कोई चीज देखनी है तो अकाउंटिंग इस तरीके से रिकॉर्ड कराना सिखा देती है कि आपको रेफरेंस मिल जाता है। सो दैट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी एक बार देख लेंगे उसको, और इससे ज्यादा अंदर रीड करने की चीज है। एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट बोले तो पीएनएल। और अगर मैं आपको बोलूँ ना, अगर मैं, अच्छा चलो अगला पॉइंट लिखा हुआ है, पीएनएल निकालने के लिए मैं अकाउंट्स बनाता हूं। एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है बच्चे? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। ठीक है, जब भी रिजल्ट होता है तो वो ट्रेडिंग पीएनएल होता है, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, कि वो क्या है, मेरा बैलेंस शीट है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप देखोगे तो यही पॉइंट थे चार। ठीक है, पेपर में आ सकते हैं कि इन चार आपको नाम याद होने चाहिए, वैसे एक बार लिख लो तो सही है, एक बार हेडिंग डाल लो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सिर्फ हेडिंग डाल लो 4 पॉइंट की। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपके पास ट्रैक रहेगा कि हाँ मतलब। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, ascertainment of results, ascertainment of financial position.
हाँ जी, लिख लिया बच्चों। ओके, अब हम मुझे बताइए, अगला क्या है भाई? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अरे वो भी यही होता है, क्या क्या फायदे होते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या लिखा हुआ है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, याद है आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती थी? ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई देन मेजर देन रिकॉर्ड, वो भी आ जाएगी। लेकिन आप फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हेडिंग डाल के अगर एक छोटी छोटी बात है, दैट फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है बच्चे? आइडेंटिफाई। अच्छा, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनिटरी को। जैसे सपोज करो मैं बोलूं आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, कुछ मन नहीं कर रहा करने का, तो मैम को बोलता हूँ मैम एक काम करो, एक खर्चा रिकॉर्ड कर दो। एक ही सेकंड। क्या मैम? एक ही सेकंड दे दो। एक सेकंड तो ओवर हो गया। एक मिनट। मैम ऐसे धमका रहे हो छोटे बच्चों को? मैम वो जिम जाता है। हाँ, बाहर आना मैंने। बच्चों एक काम करो, ये लिख लो, ठीक है? छोटे बच्चे, शरीफ बच्चे।
अरे सॉरी, राधा मैम फंसा देती है बीच में। तो भाई क्या लिखा हुआ था एक बार बताओ ना, याद हो गया? आइडेंटिफाई करना होता है, मेजर करना होता है, फिर उसको रिकॉर्ड करना होता है। अरे भाई यही तो स्टेप होता था रिकॉर्डिंग का, जर्नल एंट्री, ब्रैकेट में लिखते हैं ना जर्नल एंट्री। और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग भी यही होती है। ठीक है। देन क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्लासिफाइंग होता था बच्चे, आप लेजर बना रहे हो एंड आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, वैसे लेजर होता था, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस आता था। ऑब्टेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, ओहो, रिजल्ट बोले तो पीएनएल, फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स, एंड ओहो बैलेंस शीट। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट, ये होता था कम्युनिकेट कर रहे हो आप। ठीक है, किसको? डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेटिंग सच इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। थ्योरेटिकल है, बस तुम्हारे दिमाग में कुछ इनपुट्स आ रहे हैं बस, और कुछ ऐसा नहीं कि मतलब मेजर होता है तो बस एक कुछ इनपुट्स ले रहे हो। इसके ऊपर ऐसे एकदम तो इमिडिएट तो नहीं बोल सकता मैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है बच्चे बुक कीपिंग, और एक होता है अकाउंटेंसी। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ ना बुक कीपिंग का ना मतलब आपको पता लगना चाहिए, इट इज द आर्ट। आप ना कीवर्ड एक बार समझना, बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, कंसर्न विद रिकॉर्डिंग। कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, यानी कि जर्नल एंट्री प्लस लेजर तक के काम को क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग। ठीक है। और in order to, its primary objective is to maintain systematic recording of transaction on regular basis. It is a concept narrower than account. देखो, accounting is a broader word. अकाउंटिंग के अंदर ट्रेडिंग बन रहा है, पीएनएल बन रहा है, ट्रायल भी बन रहा है, सब बन रहा है, कम्युनिकेट भी कर रहे हो। लेकिन बुक कीपिंग क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री और लेजर। अब बात आ रही है भाई अकाउंटेंसी। वैसे अकाउंटिंग बताऊंगा, ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों में, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग सेम होती है। अकाउंटेंसी क्या है? That incorporates principles of accounting. It refers to the entire body of theory, practice of accounting. It is a concept broader than accounting. भाई थ्योरेटिकल बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। मुझे बताओ सबसे बड़ा सर्कल किसका है? अकाउंटेंसी। ठीक है, उसका ब्रॉडर है, उसमें रूल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और भी चीजें आती है, उसके अंदर नहीं जाना आपने। उससे छोटा क्या है जी? अकाउंटिंग। आप ये बात जरूर कह सकते हो, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है। और उससे छोटा क्या हो गया बच्चे? जर्नल एंट्री। अब ये अगर बनाना चाहो तो तीनों में से ऐसे ये सर्कल ही बना दोगे तो भी अपने में सफिशिएंट है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा नैरोअर है। नैरोअर कौन सा हुआ सबसे ज्यादा? बुक कीपिंग। और वाइडर कौन सा है? अकाउंटेंसी। और आ जाएगा बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग आता है, क्लासिफाइंग आता है, समराइजिंग आता है, या ए एंड बी। तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग आ रहा है, दो चीजें आ रही है, समझ रहे हो? तो इस टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है। धीरे धीरे 50 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन तो कह सकते हैं। एंड दैट थ्योरी कैन कम फ्रॉम, मतलब उस थ्योरी को मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसी में से आ रही है वो,
बीआरएस की थ्योरी हो सकती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी हो सकती है कि इंडोर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, समझ रहे, वैसा मिक्स वाला थ्योरी हो। हाँ, 20 नंबर लगा सकता, ज्यादा भी हो सकती है वैसे, 25-30 नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि और चैप्टर से भी जो आपने जनरली सीखा हुआ है वो भी थ्योरेटिकल आ जाती है चीजें। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब वो क्या बोल रहे हैं भाई, ये फ्रेमवर्क का क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसको आपको, लीगल फ्रेमवर्क कुछ नहीं करना आपने, इसको कुछ नहीं देखना, रेगुलेटरी कुछ नहीं करना है इनका। मतलब मैं ये लिख दूं रीड, एक बेसिक, मतलब इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे रीड लिख रहा हूं बच्चे। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, पढ़ के आगे चले जाना, कुछ नहीं करना है इसका। अब भाई अब इस पे भी क्या है, ये भी ऐसी बेसिक थ्योरी है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी देख लो, मैं जो बोल रहा हूँ, सोल प्रोपराइटर क्या बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। पार्टनरशिप भी बनाएगा बेटे, अगर मैन्युफैक्चरर है तो बनाएगा ही। ठीक है। हाँ, पीएनएल बस एक नई चीज क्या आ गई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और 12वीं क्लास में बहुत बना आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन। एलएलपी का पीएनएल बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आज के टाइम पे ना, जब तुमने फाइनल अकाउंट्स में देखा ट्रेडिंग बनता है पीएनएल, आज के टाइम में बंद हो चुका। ठीक है, बंद होने का मतलब फॉर्मेट बदल गया, नाम बदल गया। आज के टाइम पे रियल लाइफ में कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा। कौन सा अकाउंट बन रहा है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। दूसरा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन इक्विटी। अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूं तो एक बात इन बातों में यहां पर यह आ सकती है, आपने नोट्स टू अकाउंट सुना हुआ है? इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप प्लीज ये लिख लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये हमें पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ जाता है कि इनमें से कौन सी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं है, कोई अलग सा नाम आ जाएगा, रेशियो एनालिसिस लिख देंगे और वो नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला लिख लेना बच्चे कि क्या क्या चीजें आ रही हैं। सर बीआरएस वगैरह आप सीए सब लोगे? सेम होगा वो, मतलब वर्ड टू वर्ड, कोई मॉड्यूलेशन ही सेम टू ब्रदर्स। नहीं, एकदम वर्ड टू वर्ड। हाँ जी, लिख लिया बच्चे? ओके। अब ये आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा सा आप कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, क्या फर्क होता है, ये देखने वाली बात ऐसी कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, ये सारे के सारे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल लो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। बस एक ऐसे जनरली बोल रहा हूं, एक वर्ड है बच्चे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और एक वर्ड है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन होता है कि भाई चलता हुआ आ रहा है तो आ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं अभी ना, जैसे मेरे फैमिली में ना अभी एक, आपको पता है जैसे चौकी होती है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैं ना बच्चे मान्यवर गया था, और मैंने ना ब्लैक कुर्ता खरीदा, विद काफी डिजाइनिंग थी, अच्छी थी। ठीक है, मैं बहुत खुश था, मैं क्या भाई बढ़िया कुर्ता मिल गया मतलब। और ना जिस दिन फंक्शन था ना, तो मेरी मदर इन लॉ ना, वो मतलब उनको लग रहा था कि कैसे बोले दामाद जी को कि ये मत पहनो। ठीक है, आपको पता है ब्लैक नहीं पहनते, है ना। पर मुझे था कि मतलब कहाँ लिखा है मतलब ऐसे। ठीक है, पर वो ऐसे लेकर आ गई दूसरा। मैंने कहा पर मतलब मैं नहीं बोल सकता उन्हें, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर अंदर ही अंदर मेरे को था यार, मुझे ब्लैक कुर्ता पहनना है, वो है। तो आप मुझे बताइए, ये कन्वेंशन है कि ब्लैक नहीं पहनना है, लिखा हुआ है कहीं पर? ट्रेडिशन मतलब वो है कि भाई बोल रहे हैं, बड़े बोल रहे हैं तो वो चीज है। बट ठीक है, आपके हिसाब से ब्लैक पहन लिया तो सही है या नहीं? हाँ। हाँ, होता है आज के टाइम पे, मतलब अभी मेरे हिसाब से अगर आपको खुद नहीं पहनना तो सही है। ठीक है, सबकी अपनी कॉल है। बट अगर पहन लिया तो भाई क्या हो गया मतलब, समझ रहे हो? तो मेरे को तो यही, मैं तो यही मानता हूँ कि वो चीज एनफोर्स करने का कोई पॉइंट ही नहीं है जिसके पीछे लॉजिक ही नहीं है, और वो चीज है। पर कन्वेंशन होते हैं कि भाई जो चीजें चल रही है, ठीक है,
और अगर मैं आपसे बात करूं, हमें सबसे पहले कौन सी चीज देखनी है बच्चे? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कन्वेंशन का मतलब बता दिया, चलती हुई आ रही है, चल रही है तो कोई सवाल जवाब नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बताओगे क्या होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम दी ओनर्स। ओनर जो पैसा देते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है, और क्योंकि ये दोनों सेपरेट है, इसीलिए तो बिजनेस अपनी बैलेंस शीट में उस कैपिटल को लायबिलिटी दिखाता है। नहीं तो एक बात बताओ, अगर मैं एड्यू जंक्शन बोलूं, एड्यू जंक्शन अलग है और ओनर अलग है भाई, क्योंकि मैंने जो पैसा दिया वो एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखा है। क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज आई एम डिफरेंट फ्रॉम एड्यू जंक्शन। एड्यू जंक्शन इज डिफरेंट एंड ओनर्स आर डिफरेंट। तो ये क्या कौन बताता है बच्चे? एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर आप बहुत अच्छा लिखा हुआ इन्होंने, इसको एक बार रीड कर लेना बच्चे। और उन्होंने बहुत अच्छा करा है, एकदम लिमिटेड लिखा हुआ है, सीधा कॉन्सेप्ट है और एकदम सही लाइनें लिखी। पढ़ लिया बच्चे? ऐसे ना पेपर में ना वो आ जाएगा, पेपर में वो लिख देंगे कि ना ओनर डिफरेंट है इससे एज पर विच कॉन्सेप्ट, और चार कॉन्सेप्ट के नाम दिए होंगे। बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न। अब आप मुझे बताइए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम्म लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे सपोज करो क्रिश जी, क्या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सपोज करो आप एक रिलेशनशिप में हो, सपोज कर सकते हैं, या मतलब रियलिटी भी है, सपोज है, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, ध्रुव तू बता सकता है कि मतलब ये सपोज करूं या एक्चुअल है, मतलब सपोज, दोस्ती पक्की लगती है, बता नहीं रहे, ठीक है। तो मान लो क्रिश जी, आप सपोज करो एक रिलेशनशिप में हो, तो क्या आप सबको ये बताते रहोगे मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में? अगर कोई ऐसे बोले तो पक्का डाउट आ जाएगा भाई कि ये तो मतलब ऐसे ही बोल रहा है बस, ठीक है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी तो यही होता है भाई। मैं चला रहा हूँ मेडू जंक्शन में, आपको बोलूं बेटे मेरा विजन है मैं 10 साल और पढ़ाऊंगा, बेटे मेरा विजन है, हर 10 मिनट बोलो, अब बोलोगे सर इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे, बार बार क्यों कन्विंस कर रहे हैं कि चलाएंगे? तो गोइंग कंसर्न होता है कि ये एक एजम्पशन होती है, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती। क्या एजम्पशन होती है? अगर कोई बंदा धंधा चला रहा है, कोई सामने छोले भटूरे बेच रहा है, तो ये सोच के थोड़ा ना बेच रहा है 1 साल बाद बंद कर देगा। हार्ले डेविडसन कंपनी है, डोमिनोज, लापिनोज, हर कोई अपनी दुकान के बाहर ये लिख दे, वी आर गोइंग कंसर्न, हम कहीं नहीं जा रहे। ऐसे तो फिर गड़बड़ है। अगर आपने वो मूवी देखी थी हेरा फेरी, उसमें वो कहते हैं मुझे कोई लॉटरी भी नहीं लगी, मुझे कोई रॉन्ग नंबर भी नहीं आया, तो उससे क्या मतलब आया हुआ नंबर, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है इट इज एज्यूम्ड। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे तो इन्वेस्टर एज्यूम कर रहा है दैट योर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज इट अगेन एंड अगेन, बार बार मत बताओ आप। लेकिन हाँ, जिस दिन आपको ये लगे कि आप बंद कर रहे हो, उस दिन आप इन्वेस्टर को बता दो। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या लिखा है? अकाउंटिंग एज्यूम्स। एज्यूम इसलिए बच्चे क्योंकि इसको क्या बोला जाता है? बेसिक अकाउंटिंग assumption. Business will continue for a longer period of time. It is assumed that neither there is intention nor the necessity to curtail the business. It is on this basis that finance, ये बहुत अच्छी लाइन है, that financial statements are prepared referring, अच्छा अच्छा लाइन लिखी नहीं इतनी, मुझे लगा बढ़िया लिखी हो। It is on this basis are prepared and referring to which, कुछ नहीं है, फालतू ही लाइन। वैसे लिखा क्या होना चाहिए था? इसी वजह से हम हर चीज को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम बेचने थोड़ा ना जा रहे। तुमने अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट में से खरीदा 100 रुपए का, तो वो डेप्रिशिएट करके आज 70 हो गया, हो सकता है मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ और हो, लेकिन आप 70 दिखा सकते हो डेप्रिशिएट, क्यों? आप भाई भाग थोड़ा ना रहे हो बेच के। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस एजम्पशन दैट यू शो इट ऑन कॉस्ट। ठीक है बच्चे, तो ये आपका गोइंग कंसर्न है, मुझे बताइए क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताओ पीरियोडिसिटी अकाउंटिंग पीरियड, एक बात बताइए, अंबानी जी जो है, क्या वो अपने प्रॉफिट को जब वो रिटायर होंगे तब देखेंगे मैंने क्या कमाया, या हर साल एनालाइज कर?
ठीक है, हर साल करें। क्यों? क्योंकि भाई जो आपका जो बिजनेस की लाइफ है, आप बिजनेस खत्म होने के बाद थोड़ा एनालाइज करोगे प्रॉफिट। आप चलते हुए में ही अपनी बिजनेस की लाइफ को एनुअल इंटरवल में ब्रेक करते हो, एंड दैट एनुअल इंटरवल इज 1 ईयर जनरल। और आप हर एक साल बाद देखते हो कि एक साल में मैंने क्या प्रॉफिट कमाया। ज्यादा कमाया तो और ज्यादा कैसे कमा सकता हूं, कम कमाया तो मैं क्या ऐसे एक्शंस ले सकता हूं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग पीरियड है, और तुमको बहुत अच्छे से पता है अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 4 से 31 मार्च, ठीक है, assumes that infinite life of the organization can be split into smaller period of equal duration। जनरली क्या होता है, ईयर लिस्टेड कंपनी के अंदर क्वार्टरली करना मैंडेटरी होता है। सेबी की गाइडलाइन है 3 3 महीने में अपने इन्वेस्टर को बताओ प्रॉफिट। ठीक है, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट द रिजल्ट्स आर सर्टेन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इन फाइनेंशियल बिजनेस रिफ्लेक्टेड एट इक्वल इंटरवल। मैं आपको क्या कह सकता हूं, अभी अभी जो साल खत्म हुआ कौन सा है, 1 4 24 से लेके 31 मार्च 25, पेपर में आ जाएगा इस पीरियड के प्रॉफिट पब्लिश करे हैं। और बैलेंस शीट कौन से दिन की, इस दिन की। ऑल दो लाइफ बहुत लंबी है, बट इस साल का करा है ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट, ड्यू टू अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी। बिकॉज यू हैव टू ब्रेक योर लाइफ ऑफ द बिजनेस इन इक्वल इंटरवल, कैन बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जनरली एनुअली। कहिए, क्लियर है बच्चे? नो, व्हाट इज मनी मेजरमेंट? भाई अपन उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने आपको जैसे बोला था, आज मैंने बोला भाई आज क्लास लेने का मन नहीं, घर जा रहा हूं, तो क्या कोई खर्चा रिकॉर्ड होगा? नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आज कोई क्लास नहीं है, जाते जाते बेटे मैंने वैसे इधर मेरे को नुकसान हो जाएगा, शीशा तोड़ दिया बेटे, ठीक है, आप मुझे बताइए, नाउ इट वुड बी मेजर्ड इन, मतलब इस लॉस को बुक करा जाएगा? बिल्कुल करा जाएगा। मूड खराब होने में कोई टैंजिबल लॉस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे अगर कोई शीशा टूट जाए या कुछ भी हो जाए, सो दैट कैन बी एक्सप्रेस इन मनी टर्म्स, और उस चीज को हम रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर है? मनी मेजरमेंट सिंपल भाई, जो पैसे में एक्सप्रेस हो रही है रिकॉर्ड कर लो, जो नहीं होगी उसको छोड़ दो। एंड दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो। आपको पता है कई बार होता है, देखो मैं एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इधर बहुत सारी चीजें लगा दूं, ठीक है, लेकिन क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही और मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा चल रहा है ऐसे हाई लेवल पे, तो वो चीज दिख नहीं रही, पर क्या उसका लॉसेस और प्रॉफिट पे इंपैक्ट होता है? इंपैक्ट तो होता है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसे में नहीं हो रहा। अगर मैं भाई अपने दिमाग से सोच रहा हूँ भाई कि ये चीज उन्होंने करी, अब मैं इसको रिवर्स करूंगा, काम डिले करूंगा, ऐसा कंपनीज में होता है, होता है। तो इस वजह से लॉसेस पे इंपैक्ट आ रहा होगा, लॉस बढ़ रहे होंगे या प्रॉफिट गिर रहे होंगे, बट विल यू बी एबल टू रिकॉर्ड? क्या अकाउंट्स इस चीज को केटर कर पा रहे? नहीं कर पा। So this is one of the limitation, that there are many factors जो मनी टर्म्स में नहीं हो सकते, और जो कि हमें इन्वेस्टर को बताने चाहिए पर वो दिख ही नहीं रहे। समझ रहे हो? तो बेसिकली वन ऑफ द लिमिटेशन इज मनी मेजरमेंट ऑल्सो। अब एक बार इसको पढ़ना बच्चे। ये होमोजीनियस और कॉमन का कुछ नहीं करना। क्लियर है? ठीक है जी। अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो आता है आपको। एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कब करना होता है? जब मैं पे करता हूं या जब वो ड्यू हो जाते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं, एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड, आप बताइए, ड्यू बेसिस पे या पेमेंट बेसिस? नहीं, सारा पढ़ लिया भाई तुमने, ड्यू बेसिस। ठीक है, अगर मैंने बाहर सैलरी देनी है और अगर मैं नहीं दे रहा फिर भी खर्चा तो रिकॉर्ड करूंगा, सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन, और ड्यू बेसिस बोल लो अक्रूवल बेसिस, एक ही बात होती। सिमिलरली इनकम विल बी रिकॉर्डेड ऑन ड्यू बेसिस या रिसिव्ड बेसिस? ऑब्वियसली ड्यू बेसिस, तभी तो आप डेटर टू सेल एंट्री डालते हो। पैसा कहां मिलता है आपको? मोमोज की प्लेट बेच दी उधारी पे,
तो डेटा टू सेल नहीं डालोगे आप? बिल्कुल डालोगे। क्यों? तो इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, टू सेल कर रहे हो, पैसा मिला नहीं फिर भी। वाई? बिकॉज ऑफ अक्रूवल। भारत देश में अक्रूवल सिस्टम चलता है। आप पेमेंट करो या ना करो, खर्चा रिकॉर्ड करो। पेमेंट कर दी तो बहुत बढ़िया, नहीं करी तो आउटस्टैंडिंग, ज्यादा कर दी तो प्रीपेड। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ही तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का जन्म हुआ। मान लो अगर मैं बोलूं कि सर जी अनुराधा मैम को सैलरी देनी है, अब आप बच्चे बताओ, अनुराधा मैम को सैलरी देनी है तो वो पे करूं या ड्यू रहने दूं? अरे मत करो, हमें दे दो। ठीक है, तो अभी मैम को बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सैलरी, और अगर मैं पे नहीं करूंगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। बट खर्चा तो रिकॉर्ड कर रहे हो ना बच्चे। और अगर मैं बोलूं कि डीजे मैम को सैलरी देनी है, उनको पे कर दें, ये और आग लगाएगी बात। अब कि मैम आपकी रोकी है, बाकियों को तो देने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो डीजे जी की सैलरी मान लो 20,000 रुपए है, पर मैंने 30,000 दे दिए। तो एंट्री कैसे बनाओ? एंट्री आनी चाहिए आपको, खर्चा 20,000 का है पर पेमेंट करिए 30,000 की, प्रीपेड 10,000, और यहां पे जो नहीं करा था तो आउटस्टैंडिंग। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? यही बात लिखी हुई है अक्रूवल में, एक बार पढ़ लो चाहे अक्रूवल को। अक्रूवल पढ़ना बच्चे पहले। एमसीक्यू में यही आ जाएगा, एक्सपेंसेस। हाँ इंडिया से बाहर बोल। यार, इंडिया से बाहर भी अक्रूवल ही है, बट हो सकता है कुछ कंट्रीज में कैश हो या कुछ हो, नॉट श्योर। हाँ, हो सकता है। वैसे जनरली तो अक्रूवल ही होता है, लॉजिकली तो। अच्छा, डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट होता है हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और इसी वजह से तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, ट्रायल मैच हो जाता है। अगर एक डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, हमेशा जिंदगी में मैच हो जाएगा। और वही चीज अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होती थी? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मान लो अगर मैं कैश लेकर आया, पहली ट्रांजैक्शन कैश लेकर आया, तो यहाँ पे कैश बढ़ जाता था, डेबिट हो जाता था, और कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट हो जाता था 100 रुपये, हर एक ट्रांजैक्शन पे बराबर हो जाता है। क्लियर है बच्चे? डुअल एस्पेक्ट एक बार पढ़ लो प्लीज। हाँ जी, ऑल क्लियर? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर लिखवाऊं, एक्सपेंस ऑफ 24-25 शुड बी कंपेयर्ड विद इनकम ऑफ 24-25। ए भैया, प्रॉफिट निकालना है 24-25 का, तो खर्चा और इनकम 24-25 का ही तो होना चाहिए। ठीक है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ 24-25, तभी तो आप पीएनएल जब बनाते हो तो यहाँ पे जो खर्चे लिखते हो वो उसी पीरियड के होते हैं, और इनकम भी उसी पीरियड के होते हैं। समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना होता है कि मैं, मान लो ये पीएनएल बना रहा हूँ 24-25 का, तो मान लो यहाँ पे मैं सैलरी लिख रहा हूँ, ये सैलरी कौन से साल की होगी? 24-25 या 23-24 की? हैज टू बी, क्योंकि इसी खर्चे को ही तो मैं कंपेयर कर दूंगा इनकम से। ठीक है ना? तो ये चीज कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे? मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक बार मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। पढ़ लिया? ओके। अब ये क्या है? रियलाइजेशन। एक बार इसको पढ़ना, थोड़ा सा अजीब सा होता है ये, बट एक बार पहले पढ़ो फिर बोलूंगा। तो कैश में तभी पड़े। कैश में या तेरे पास राइट टू रिसीव आ जाए, और वैसे तो उधारी पे भी कर दिया तो राइट टू रिसीव तो आ गया कि ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, वो चीज है। ठीक है, तो यही कहता है कि, लेकिन अच्छा इस पे एक एग्जांपल दे दो। सपोज कर तेरी एक शॉप है,
और तेरी शॉप पर मान ले कोई चीज तू बेच रहा है, और अगर तो कैश बिक गया तो उसी टाइम रेवेन्यू बुक कर लेगा, कैश टू सेल्स। ठीक है। अगर मैं आया आपकी शॉप पर, आपकी मोबाइल की शॉप है, ठीक है, तो मैंने उधारी पे लिया, तो क्या लगता है देखो, मैं देखो पैसे दे दूंगा वापस, दे देगा। ठीक, मतलब तू डाउट तो करा थोड़ा सा, पर फिर भी थोड़ा हिम्मत करी कि सौरभ सर को दिया है तो पैसे दे देंगे। अनुराधा मैम आई, अनुराधा मैम को उधारी पर, हाँ बैड डेट्स। आज अनुराधा मैम मजा आएगा, बाहर जाऊंगा ना अभी। आज तेरे पीछे भागेंगे लग रहा है मैम। ठीक है, तो बैड डेट्स हो जाएगा, लेकिन नहीं कोई बात नहीं बेटे, आप मतलब मैम के बारे में गलत गलत बोल रहे हो, बताऊंगा मैम को। लेकिन मैम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन अगर कोई पुलिस वाले आए और वो कह रहे हैं कि एप्पल 17 Pro Max दो, ठीक है, और आपने उन्हें दे दिया, फिर आपने उनसे पैसे मांगे, तो वो क्या दे देंगे आप? तो अब क्या तुझे उम्मीद है कि वो देंगे? मतलब तू ट्राई करेगा, तू बोलेगा कब तक दोगे, वो कह रहे आजकल सीलिंग बहुत चल रही है। तो ये तूने बोला सीलिंग अलग बात है, कब तक दोगे? वो कह रहा है ये लाइसेंस दिखाना जरा चलाने का। तो वो अपने आप तो समझ गया भाई ये फोन लेके जाएगा, पैसे वैसे नहीं देने वाला। तो अब मुझे बता, क्या वो वाली सेल रिकॉर्ड करेगा? तो नहीं। चाहे तू डेटर वाली कर ले, बिकॉज यू बिलीव दैट यू वुड बी एबल टू रियलाइज। चाहे वो अभी कैश में आ जाता तो बात ही खत्म थी, उधारी पे है बिकॉज यू हैव अ बिलीव की रियलाइज कर लेगा। लेकिन अगर तू किसी को दे रहा है, सेल कर रहा है, और अगर तेरे को लग रहा है पैसा ही नहीं देगा, क्या वो रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब आप एक चीज देखना, revenue from business should be included in accounting records only when it is realized। इसका मतलब तो हमें ये लग रहा है जब कैश आ जाए, लेकिन द टर्म रियलाइजेशन मीन्स लीगल राइट टू रिसीव मनी। ठीक है। सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट। मतलब चलो इस लाइन पे भी आ जाते। तेरे को सिर्फ ऑर्डर मिला अभी, मैंने कहा कि यार मैं मतलब आपसे खरीद लूंगा। आपने कहा सर कंफर्म कर दो, एडवांस दे दो। मैंने कहा नहीं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप कहीं बैंक्वेट में फंक्शन कर रहे हो, आपने 4 जगह बात करूँ, कहा सर आप कुछ एडवांस कर दो। ठीक है। तो क्या तू, और चल मान ले मैंने तेरे को एडवांस दे भी दिया, तू क्या सेल बुक कर देगा? फंक्शन है 2 महीने बाद, तू ऑर्डर लेती सेल बुक कर दे, तू उसको एडवांस रखे। समझ रहे? तो आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे? जब आप उस चीज पे परफॉर्म, जब लीगल शादी हो गई, अब तो तेरा राइट हो गया ना, अब रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू को। समझ रहे हो? अब एक बात के अंदर गहरी कितनी भी बातें जा सकती। प्रोटोकॉल में उसमें फर्क क्या होगा? प्रोटोकॉल तो वैसा ड्यू बेसिस कर देते हैं हम। दोस्त ड्यू बेसिस पे तो तब करेगा ना जब तूने सर्विस दे दी। समझ रहे? मैंने तेरे से 500 एसी लेने हैं, मैं तेरे को आज 1 करोड़ डाल रहा हूँ तेरे अकाउंट में अभी, तो तू उसको रेवेन्यू बुक कर देगा? मैं तेरे एसी लिए नहीं अभी तक। तेरी फैक्ट्री में बड़े आग लगी तो मेरे थोड़ा ना हो गए अभी से। एक डेट फिक्स होगी सर, इस दिन आपको भेजूंगा, ये होगा। जस्ट बिकॉज यू आर रिसीविंग द मनी डजंट मीन दैट यू कैन बुक द रेवेन्यू। रेवेन्यू तब बुक करा जाता है जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जब सेल हो गई होती है। समझ रहे हो? छोटा सा एग्जांपल, मतलब लंबा हो जाएगा एग्जांपल, बट अगर सपोज करो आप सब बच्चों ने डोमिनोज से खाना खाया, आई मीन पिज्जा खाया, बहुत अच्छी बात है, डोमिनोज से होम डिलीवर भी हो जाता है। ठीक है। तो सपोज करो आपने डोमिनोज से ऑर्डर करा, और पिज्जा डिलीवरी बॉय बाहर ही है। ठीक है। उसने जैसे बेल बेल बजाई, आप दरवाजा खोल ही देते, पर आपने देखा कि उसके हाथ से पिज्जा गिर गया। ठीक है। और जब वो गिरा, ऐसे गिरा और बॉक्स खुल गया। ठीक है। और आप देख रहे हो कि वो जल्दी से बंद कर रहा है। ठीक है, कि मतलब आपको पता है, पर आप बाहर मतलब देख रहे हो, डोर होल होता है, क्या होता है उसे, ठीक है, उससे देख रहे हो वो गिरा था पिज्जा, ऐसे खुल के, और उसने ऐसे करा, फिर दोबारा से एकदम ऐसे खड़ा दोबारा से। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब आप जैसे बाहर गए, तो वो कह रहा है कि सर योर पिज्जा इज रेडी, और इसमें ओरिगानो मत डालो, ओरिगानो लगे हुए। अब आप मुझे बताओ, क्या आप वो पिज्जा लोगे? नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। डोमिनोज के बंदे के हाथ में था पिज्जा। अब उसे बोल दो यहाँ से चला जाओ और मेरे पैसे भी वापस कर दो, और ओरिगेनो के साथ खुद ही खा लियो। लेकिन अगर उसने आपको दे दिया होता, गिरा नहीं है, नॉर्मल है, आपको दिया, आपने दरवाजा बंद करा, आपसे पिज्जा गिर गया, अब वो वापस लेगा? नहीं लेगा। तो आप समझो, हर एक उसके अंदर एक ओनरशिप ट्रांसफर का इंप्लाइड मतलब होता है। समझ रहे हो? अगर ओनर्स, अब देखा तेरे हाथ में आ गया होता अगर पिज्जा, तो डोमिनोज सेल रिकॉर्ड कर ले। अब कोई, अब भाई कोई दुनिया की ताकत नहीं वापस लेगी उनमें से। लेकिन अगर डोमिनोज वाले बंदे से गिर गया तो आप नहीं लोगे कभी। तो एक इम्प्लाइड लॉजिक्स। ठीक है। वो यही कह रहे हैं
कि सेलिंग गुड, जब आपने बेचा, बेचते का वो जब ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है। रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट कि ऑर्डर आ गया, डोमिनोज पे ऑर्डर आया, क्या वो अभी रिकॉर्ड करे या जब आपके हैंड में पिज्जा आ जाए, जब आपके हैंड में पिज्जा। हालांकि एक जनरल होता है कि यार अब एक एक से थोड़ा ना पूछते रहेंगे, 99.9% तो डिलीवरी होते, तो रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है ना। रेवेन्यू इज सेट टू हैव बीन रियलाइज व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड, और राइट टू रिसीव कैश हैज बीन, नॉट नेसेसरली कैश, बट अगर राइट भी आ गया तो भी आप रेवेन्यू को रियलाइज कर सकते। क्लियर है बच्चे। और बस एक और पॉइंट करते हैं और फिर एक क्लास और भी करेंगे इसको। अभी क्या टाइम हो, 11:30 हो गए ना। लास्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताना बच्चे क्या होता बुक वैल्यू। है, जितने पे तूने खरीदा उतने पे। सर जी मेरे को, मैं जा रहा था सर, एसी रास्ते में रेड लाइट पे रुका, एसी रखा हुआ था किसी बॉक्स में। अगर आपके साथ ऐसा हो, आप वो एसी गाड़ी में रख लो। भूमिका जी आप जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो, ऐसे सामने एकदम ब्रांड न्यू वोल्टास का एसी पड़ा हुआ है, ठीक है, रख लोगे? नहीं? हाँ क्रिश, उसमें बॉम्ब भी हो सकता है। कोई बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं। ये estimate। फायदे पे ज्यादा फोकस, पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर आपने एसी रख लिया, चल ठीक है रख लिया, और उसमें एक्चुअली एसी है, तो और तू अपने बिजनेस में ले आया, उसकी कॉस्ट क्या लिखे, लगा भी दिया तूने, तेरे बिजनेस में लगा हुआ है एसी, यूज कर रहा था, कॉस्ट जीरो। और यही चीज अगर तू मार्केट से खरीदता 30,000 की, तो तेरी कॉस्ट 30 है, तो एसी टू कैश डालता। ये वाली की कोई अकाउंटिंग भाई, जब पैसा ही नहीं गया, मनी मेजरमेंट भी। और दूसरा, आप अपनी चीजों को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, तेरी कॉस्ट क्या है, जीरो। तो सर एसी को ऐसे में क्या होता है, आप और बड़े हो जाओगे, इंटरमीडिएट में जाओगे, तो 10 रुपए पे रिकॉर्ड करके थोड़ा दिखा दिया जाता है, और तू इन्वेस्टर को बता देगा कि ये मेरे को सस्ते में मिल जाता है। एसी टू कैश या एसी टू बैंक या लाइबिलिटी, 10-10 रुपए दिखा दो। इन्वेस्टर का ये कैसा एसी है, आपने बता दिया कि ये चोरी का है। समझ रहे हो। सो बेसिकली हम हमेशा अपने एसेट को कॉस्ट पे रिपोर्ट कर। कहिए बच्चे, ऑल क्लियर टिल हेयर। तो मेरे हिसाब से अब ये क्या होगा, तुम्हें जब ये समझ आ गया, तो भाई क्वेश्चन तो राउंड द क्लॉक कुछ भी घूम के, बस आपको लॉजिक लगाना है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला है। इस तरीके से आपके एक दो क्वेश्चन तो बनेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिज्म और ये है, और सही है भाई, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना रखते हैं। और सैटरडे को टेस्ट डाल दिया था, डाल। ठीक है, पक्का से देना सारे बच्चे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।